नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए मनोरंजक अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको रूबरू करवाएं हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे कलाकारों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने हुनर के बल पे अपने लिए तो एक अलग स्थान बनाया ही है, लेकिन हमारे प्रदेश का नाम रोशन भी किया है। साथ ही साथ हमारी लोक संस्कृति, हमारी लोक सभ्यता को सहेज कर रखते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। तो चलिए उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नहीं बल्कि दो ऐसे कलाकारों से जिन्होंने देखिए जो कि साथ साथ काम तो करते ही है, लेकिन इसके साथ ही वो जीवन साथी भी है और इस वजह से भी शायद इनके जीवन का ये जो गाड़ी आगे चल रही है ये स्मूथली चल रही है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए श्रीमती डॉनी राणा जी, जो कि एक मशहूर लोक गायिका है, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुशील गोगी जी, जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र है। सुशील जी, डॉनी जी, आप दोनों का ही हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गरिमा जी। तो देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन पहले आपसे हम चाहेंगे कि जो हमारे कुछ दर्शक, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, उनके लिए छोटा सा अपना एक परिचय अगर आप दे दें। ओके, सभी दर्शकों को डॉनी राणा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं डॉनी राणा, मैंने जो स्टार्टिंग की थी बहुत पहले से एज एन एंकर की थी, दूरदर्शन से ही की थी। और मैं बेसिकली तो मतलब मायके मेरे पठानकोट में है, पंजाब से हूँ, ससुराल मेरे हिमाचल में है, कुनिहार में, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और मैं एज ए सिंगर बहुत सारी मेरे ट्रैक्स आ चुके हैं और यूट्यूब पे हमारा चैनल DNG प्रोडक्शन है जी। नमस्कार, मैं सुशील गोगी और मैं कुनिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा अपना एक बैंड भी है जो ऑल हिमाचल और हिमाचल से बाहर काम करते हैं, और मेरा अपना स्टूडियो भी है जिसमें मैं काफ़ी कम से कम 250-200 गाने दे चुका हूँ हिमाचल के। तो मैं थैंक्स करता हूँ DD हिमाचल का कि जिन्होंने हमें नमस्ते हिमाचल में आपके सभी दर्शकों के सामने रूबरू करवाया। थैंक्स जी। देखिए, अब तो जो दर्शक आपको नहीं जानते होंगे वो भी आपको अच्छी तरह से जान गए होंगे। आपने अपना बहुत ही खूबसूरत परिचय दिया है। डॉनी जी, देखिए सुबह का समय है और आप इतनी खूबसूरत आवाज़ की मालकिन है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सुबह की जो शुरुआत है वो एक थोड़े भजन से हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर दिन की शुरुआत थोड़ी भक्तिमय हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपसे एक भजन हम सुनना चाहेंगे। ओके, ये मेरा गाया हुआ बाबा बालकनाथ जी का भजन है, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूंगी और जिसका म्यूजिक किया है सुशील गोगी जी ने। मिठे लगदे बाबा जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। मिठे लगदे बाबा जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। कित्थों ते आया तेरियां कालियां कोयलां, कालियां कोयलां। कित्थों ते आए सुंदर मोर, वेले अमृत दे। मिठे लगदे बाबा जी तेरे बोल, वेले अमृत दे। बहुत खूब। देखिए, इतना आपने खूबसूरत भजन सुनाया और साथ में इतना अच्छा संगीत भी सुबह सुबह सुनने को मिल जाए तो दिन अच्छा गुजरना तो लाजमी है। डॉनी जी, हम शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपका जो मायका है, जहां आप पैदा हुई थी, वो पठानकोट पंजाब में है। तो पंजाब से हिमाचल तक का आपका सफ़र कैसे तय हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे मैं पठानकोट से हूँ, तो मैं 10th के बाद +1 से शुरू कर दिया था मैंने। हमारे लोकल चैनल हुआ करते थे जी। सिटी केबल वगैरह, पहले तो चैनल्स नहीं थे, अब तो यूट्यूब या बहुत सारे चैनल्स हैं। तो वो करते करते मुझे चांस मिला जलंधर दूरदर्शन में एज एन एंकर का। और
मैं एक्चुअली एंकरिंग क्यों करती थी, एंकरिंग करती थी कि मेरा एक ट्रैक आ जाए एज ए सिंगर ना। जी, जी। तो उसके लिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी कि एक ट्रैक मैं कर सकूं। तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है ऐसे मेले करवाती है कि जिससे कलाकारों को रोज़गार मिलता है। जी। यहाँ प्राइवेट शोज़ तो होते हैं, पर जो गवर्नमेंट के शोज़ हैं वो मैंने हिमाचल में ही देखे। जी। तो मैंने अपनी एप्लीकेशंस देना शुरू की। वैसे हम रहते पठानकोट में, बेसिकली मैं ऊना से हूँ, हमारी जगह ज़मीन ऊना में है। ओके। तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन देती थी और साथ में अपनी रिकॉर्डिंग भेजती थी, तो मुझे धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। जी। और फिर इनसे मुलाकात हुई मेरी, और फिर बस ये सफ़र आगे बढ़ा। जी, देखिए ये तो बात हुई डॉनी जी की। सुशील जी, आपसे अगर हम पूछे कि आपकी संगीत की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट हुई, तो थोड़ा इस बारे में हमें बताएं। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, इतनी मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ आपको। तो कम से कम 25-30 साल से मैं यही इस लाइन में काम कर रहा हूँ। जी। एजुकेशन मेरी मैंने मैट्रिक तक किया। उसके बाद मुझे कुछ ऐसा संगीत का शौक़ पैदा हुआ कि मैं उस सारा कुछ भूल गया, बस इसी में डूब गया, संगीत में। जी। तो वैसे तो मेरे परिवार से मैक्सिमम मेरे दादाजी थे, वो एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। जी। उन्होंने बॉम्बे में भी काम किया, क्या बात है। बहुत पहले। और मेरे पापा थे, वो भी सिंगर थे। मेरी जो फैमिली में है, सिस्टर वगैरह बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने आकाशवाणी से भी गाया। मेरी 2 बड़ी सिस्टरें हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत अच्छे सिंगर थे। तो बाकी तो सारे जॉब में, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में है, कोई किसी का प्राइवेट काम है। जी। तो मैं एक लौता यही हूँ कि मैं इसी लाइन में घुसा। मैट्रिक के बाद मैंने कम से कम 25 साल मतलब तक, अभी मेरा जो यहाँ तक सफ़र रहा है, तो 25 साल कम से कम हो गए। और जो मेरी शुरुआत हुई, तो एक कुनिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो एक सारे कुनिहार में, पता ही है, सारे एक अर्की से जितने भी हैं वो सारे म्यूज़िक लाइन में मतलब इंटरेस्टेड है सारे। तो फिर वो ऐसे शुरुआत हुई। तो एक छोटा ऑर्केस्ट्रा बनाया हमने। जी। छोटे छोटे शोज, मेले, छोटे छोटे जागरण वगैरह करते थे हम लोग। जी। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। आस्ते आस्ते हमने सीखा तो नहीं, बल्कि सुन सुन के सीखा। जी, यानी कि वो हाँ जो पैशन था उसी ने आपको आगे इस राह में बढ़ाने का। और दर्शकों, आपको हम बताना चाहेंगे, गोगी जी बेशक इसे एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा कह रहे हैं, लेकिन गोगी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध बैंड है जिसने बहुत से शोज़ किए हैं, और वो बैंड है गोगी बैंड। तो गोगी जी, आपसे हम थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। उसको कैसे आपने फॉर्म किया और कैसे आप लोग इकट्ठे हुए और किस तरह का कार्य आप करते हैं? तो मैं वही बता रहा था आपको कि 25 साल से हमने आस्ते आस्ते प्रैक्टिस शुरू, मतलब हम लोग एक कमरे में, मतलब एक कमरा ले लिया हमने रेंट पे। जी। तो वहाँ बस प्रैक्टिस करते थे सारा दिन। प्रैक्टिस करना, सुनना ये क्या है, कैसे है, ओल्ड सॉन्ग, बॉलीवुड सुनना मैक्सिमम। जो मैं शुरुआत बॉलीवुड सॉन्ग सुने, उसको सुन सुन के कि ये क्या। पहले मैं कॉन्गो 3 बजाता था पहले। अच्छा। स्टार्टिंग में। फिर मैंने जागरण में भी जाना। फिर उसके बाद मैंने ड्रम लिया। और ड्रम आपको बताऊं कि मैंने वो सबसे पहला ड्रम सिल्वर कलर का, मुझे याद है, वो मैंने 2500 का लिया। क्या बात है। वही आपसे कम से कम 20 साल पहले की बात है। तो वो मेरे को लगाना भी नहीं आता था, मैं उल्टा सीधा लगाता था, किसी पता ही नहीं था कैसे लगाना, वो उसको उल्टा सीधा था। लेकिन फिर आस्ते आस्ते को पता लगा कि कैसे क्या करना है। जो हमारे जितने भी मेरे साथ लड़के थे उन्हें जुड़े, फिर आस्ते आस्ते शो करना। पहले कई बार हम फ्री में चले जाएंगे, जी हम कर देंगे आपके यहाँ, रामलीला होती थी हमारे, वहाँ शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो आस्ते आस्ते मतलब चढ़ते चढ़ते, पहले ऐसा होता जी, जैसे हमारे मेले होते थे ना जी, तो उसमें कोई टाइम का भी ये नहीं था कोई, मतलब जैसे अब तो 10-12 बजे तक होता है ना, तो पहले 1-2-3 बज जाते थे। शुनली मेला हमारे सोलन में होता है ना जी, मंडी शिवरात्रि जितने फेस्टिवल, तो चांस मिला हमारे को शुनली मेले से फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम हमने परफॉर्म किया। तो एक हमारे सोलन से हैं हीरा जी, जो हमारे कीबोर्ड पे हैं जी। एक महेंद्र जी थे मेरे से बड़े थे, वो गिटार पे थे। तो ऐसे करके हमने शुरुआत की, वहाँ से कुनिहार से शुरुआत की। लेकिन फिर मैं सोलन चला गया, सोलन से और लड़के जुड़े मेरे साथ। तो फिर उसके बाद में शुरुआत की, तो आस्ते आस्ते करके बीच में ऐसा आया कि वो मुझको छोड़ के, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, फिर मैं अकेला ही रह गया।
ओह। उसके बाद फिर मैंने फिर दूसरे और लोग जोड़े और लड़के जोड़े, उनके साथ प्रैक्टिस की दोबारा से, फिर दोबारा से मेरा हुआ। तो ये यानी कि मैंने इस लाइन में मतलब कम से कम 20 साल से मतलब 3 बार मैंने अपने ग्रुप जोड़ा, जी। मतलब आज तक। जो ये बैंड है हाँ ये जी, 3 बार बन हाँ, चुका टूट है। चुका था मेरे बीच जी। में, मतलब 3 बार टूट चुका था। जी। उसके बाद तो मैंने अब जो जाके मतलब आस्ते आस्ते करके मैंने मेलों में बजाना शुरू किया। मेलों से फिर हमें बाहर की ऑफर आई, मतलब प्लेबैक सिंगर की। उन्होंने देखा कि हिमाचल का बैंड है, वो बहुत अच्छा बजा रहा जी। है, बॉलीवुड बहुत अच्छा बजा रहा है। तो फिर हमारे को मिश्रा जी हैं दिल्ली से, वो हमारे मेरे गुरु जी बोलता हूँ उनको, तो उनका बैंड है सरगम स्टार। उन्होंने हमें देखा हिमाचल में जी। कि यार लड़के अच्छा बजाते हैं और बढ़िया, मेरे से बात की, हमें अगर आपको दिल्ली बुलाऊं, मैं कहा जी जरूर, हम जरूर आएंगे। तो उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया हो, तो उस टाइम हमने पहला शो किया कुमार शानू जी के साथ। क्या बात है। तो लड़कों ने पूरी तैयारी, मेरे घर पे पूरी तैयारी होती थी जी, मतलब 10 सॉन्ग लिस्ट आ जाती थी, तो 10 जिस दिन हम बैठे हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते करके हम लोग मतलब प्लेबैक सिंगर के साथ दिल्ली भी में जुड़ते गए। हाँ जी जुड़ते जी। गए। फिर हमने कई प्लेबैक सिंगरों के साथ किया, मोहम्मद अजीज जी जी। उनके साथ भी बजाया, लखा जी उनके साथ भी बजाया, काफ़ी थे। उसके बाद हिमाचल में ट्रेंड चल गया कंटिन्यूटी का। जैसे पहले बहुत सारे बैंड आते थे, बाहर से बैंड आते थे, तो वहाँ पे बाहर से कम हो गए और आप हमें लोग जो मेरे को लोकल प्रेफर कर दिया। जी जी। तो बस ऐसे आस्ते चलता रहा। तो आज तक मतलब मैं थैंक्स करता हूँ जितने भी हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने जी। बहुत प्यार दिया जी। और अभी भी दे रहे हैं हमें। जी। तो बस यही है कि जितनी मेहनत करेंगे हम उतना आगे बढ़ते रहेंगे। जी सुशील जी, हाँ देखिए जी। आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, आपकी जर्नी के बारे में सुन कर के भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्योंकि जो ये हमारा नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम रहता है ना, इसमें दर्शकों को गीत संगीत की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो डॉनी जी, हम आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि आप अपना कोई भी गीत हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। ओके। तो मेरा एक सॉन्ग बहुत ही हिट हुआ जो 1 मिलियन से ऊपर 13 लाख के करीब चला गया, तो वो गदयाली सॉन्ग है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। जब मैं हिमाचल में आई जी। तो अपने आप को बड़ी ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे 2 स्टेट्स की कल्चर को अपनाने का मौका मिला। तो मैं पंजाबी तो गाती थी पहले से, पर जब मैं हिमाचल आके यहाँ के सॉन्ग सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी शुरुआत की इन पहाड़ी गानों से। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपना काला डोरा। जी। चिट्टा तेरा चोला काला डोरा मेरे आगतिया, चढ़ी वो जम्मे जो जाना हो तेरी सो। चिट्टा तेरा चोला काला डोरा मेरे आगतिया, चढ़ी वो जम्मे जो जाना हो तेरी सो। पैराते में सुनियो मेरे आगतिया, किया वो जम्मे जो जाना हो तेरी सो। क्या बात है, कितना खूबसूरत ये गीत है। और डॉनी जी, हम आपसे अब यही पूछने वाले थे, अगला प्रश्न हमारा यही होना था कि पंजाब से हिमाचल आकर के यहाँ के कल्चर को अपनाना और यहाँ के कल्चर को प्रमोट करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसा आपने क्या देखा यहाँ हिमाचल के कल्चर में, या हिमाचल की जो संस्कृति है, इससे किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ और किस तरह से आपने ये डिसीजन लिया कि अब मैं इसी फील्ड में और हिमाचल के जो लोकगीत है उन्हें भी प्रमोट करना चाहती हूँ? जी बिल्कुल। जैसे कि पंजाब से होने का जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी मेरा कल्चर था, पंजाबी मैं बोलती थी, पंजाबी मैं गाती थी। जब हिमाचल में शादी हुई तो हिमाचली सुनने को मिला। पर मैं एक चीज़ ये सोचती हूँ कि जब तक पार्टीशन नहीं हुई थी तो सारा पंजाब और हिमाचल एक ही था। जे साडी मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग है, तो तुहाडे वाले दा भी फ्लेवर वही है। पर कहते हैं कि जो हिमाचल के घराट का आटा है वो ज़्यादा मीठा होता है ना। तो मुझे यहाँ के जो सॉन्ग्स हैं उसमें बड़ी ज़्यादा जैसे मेलोडी मिठास ज़्यादा मतलब सुनने को मिली। तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मुझे ये गाना चाहिए। और जब मैं पहले एप्लीकेशंस देती थी ना यहाँ मेलों के लिए, तो मुझे कह देते थे ये तो पंजाब से है, रिजेक्ट कर देते थे ज़्यादातर।
तो फिर मैंने अपना डोमिसाइल लगाना शुरू कर दिया साथ में जी। कि मैं भी हिमाचल से हूँ, मैं भी हमारी भी जगह है, ज़मीन हिमाचल में है, मैं हिमाचली हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा, फिर शादी के बाद तो मिलने लग गया। पर उस टाइम पे मुझे फील होता था कि यार मैं पंजाब से हूँ, कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं कि जो मुझे काम नहीं दे रहे। जी। तो बस फिर जब हिमाचल में आ ही गए हैं, एक कहते हैं ना कि वैसे भी एक लड़की की जिम्मेवारी होती है मायका और ससुराल को दोनों को बराबर रखना, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं जो हूँ हिमाचल के लिए भी गा रही हूँ और पंजाब के लिए भी गा रही हूँ। क्या बात है। ये देखिए आपको ये अवसर मिला और आपने इसका सदुपयोग बहुत ही खूबसूरती से किया कि हिमाचल और पंजाब दोनों के कल्चर को एक साथ लेकर आप आगे बढ़ रही है। अगर डॉनी जी, आपने कहा कि आपकी सुशील जी के साथ शादी हुई, अब देखिए आप ही से हम ये जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर के रूप में तो आपकी जोड़ी एकदम हिट है, लेकिन ये जो जीवन साथी के रूप में आप दोनों एक साथ आई, ये किस तरह से हुआ और क्या आपकी स्टोरी रही, ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से पहले इनसे जानिए इस बात को ना। जी बिल्कुल। नहीं, हमारी स्टोरी बहुत ही वैसे भी नहीं, छोटी सी है जी। तो मैं जैसे शोज पे जाते थे हम लोग, तो ये भी आते थे, इन्होंने शुनली मिलने भी एंकरिंग की थी उस टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इनको जी। तो मुझे अच्छा लगा। चलो फिर सेकंड में कई शो में मिलते रहे मुझे कई बार, तो मुझे अच्छे लगे। एक दो बार बातचीत भी की मैं इनसे, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं कि लाइफ पार्टनर सही है, एक ही लाइन के। हाँ, मैं क्या अच्छा है। तो फिर कहीं से इनके घर का पता किया, एक्चुअली इनके पापा डॉक्टर हैं, तो कहीं से पता करके मेरे फ्रेंड है वहाँ पे पठानकोट में, तो उनसे पता किया, तो उनका नंबर लिया। फिर मेरी बड़े सिस्टर हैं, मैंने उनसे बात की, तो ऐसे ऐसे मैं एक लड़की हैं और वो मुझे अच्छे हैं और मेरी लाइन में ही और गुड अच्छा है जी। तो बोले चलो कोई नहीं बात करते। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने फ़ोन किया, पापा से बात की, तो उनके पापा मुझे जानते थे पहले भी, मतलब कि हाँ वो कोई बैंड गोगी जी उनके साथ शो भी करते हैं, तो वैसे कहानी बनी। फिर वो बाकी तो ऊपर वाले की देन है, बिल्कुल है ना जी, जो जोड़ी बनाता है वो ऊपर वाला ही बनाता है, शुरू से बनाता है कि हाँ जी ये बात कही तो बहुत बार हाँ जाती है कि जो जोड़ियां होती है वो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन आप दोनों को देख के लगता है कि आपकी जोड़ी तो एकदम ऊपर वाले ने सोच समझ के बनाई है। तो बस फिर बातचीत हुई, तो बोले ठीक है जी, फिर आओ जी, ठीक है, देख रखाई कर लो जो भी है। तो ठीक है, हमारी बातचीत हुई, हम उनसे भी बात की, तो उनको भी अच्छा लगा कि नहीं ठीक है जी। तो इस तरह से फिर हमारी कहानी बनी पूरी। जी। और अगर डॉनी जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने भी घर में यही बोला था कि मुझे भी इसी लाइन में ही शादी करनी है। जैसे हमारी जो मायके की फैमिली है वो ज़्यादातर मेडिकल लाइन में है। पापा, मेरे परदादा जी और दादाजी ये सब मेडिकल लाइन में थे जी। मेरे दादाजी राजवैद हुआ करते थे, उस ज़माने में वैद होते थे। तो अपनी फैमिली में से सिंगर और म्यूज़िक लाइन में मैं आई हूँ। क्या बात तो है। फिर जब बात हुई तो घर वालों को ये अच्छे लगे, मुझे तो लगते ही थे। जी। क्या बात है। ज़्यादातर पूछते हैं ना कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो हम लव करने वाले भी नहीं होते, हम अरेंज करने वाले भी नहीं होते। वो जो सुप्रीम पावर है ना वो ही अरेंज कर देती है सब कुछ, और फिर लव तो खुद ही हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा। डॉनी जी, अभी जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में सिंगिंग में जो आने वाले आप पहले इंसान हैं, पहले पर्सन हैं, तो ये रुझान किस तरह से आपके अंदर हुआ कि मुझे म्यूज़िक की साइड जाना है? बचपन से ही गाने का शौक था? एक्चुअली मुझे सपोर्ट तो पापा ने किया है। उससे पहले मेरे दादाजी भी सिंगिंग करते थे, वो एक्चुअली आर्मी में डॉक्टर थे, तो वो भी सिंगिंग करते थे, पर उस टाइम फैमिलीज नहीं मानती अलाउ थी नहीं चीज़ों जी। को। और फिर पापा को भी मेडिकल लाइन में डाल दिया गया, पापा को भी शौक था। और जब मुझे गाते हुए पापा ने देखा तो फिर पापा ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। और स्कूल कॉलेज में तो सभी गाते ही हैं, पर मुझे प्रोफेशनली जो काम करने का मौका वो दूरदर्शन से ही मिला जी। पर पहले मुझे ये नहीं था कि मैंने सिंगिंग करनी है, गाती थी, पर एक टीवी देखते थे ना तब हम, तो मुझे ये था कि मुझे टीवी पे आना है, बस मेरी शक्ल जो है ना टीवी में दिख जाए। जी। तो कोई जानने वाले थे, हमें दूरदर्शन तक उन्होंने पहुंचाया, और मैं और पापा गए, और मैंने वहाँ जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्हें कहा कि बस मुझे ना डांस ही करवा दो किसी सिंगर के साथ। तो वो कहते नहीं, अभी आप बहुत, मतलब मैं छोटी थी उस टाइम पे, जी।
तो वो कहते कि एक हमारा बच्चों का प्रोग्राम आता है झिलमिल तारे, तो वो झिलमिल तारे में मुझे एज एन एंकर उसके लिए काम करने के लिए मौका मिला। तो जब मैंने एंकरिंग शुरू की तो बस फिर धीरे धीरे मैंने 6 to 7 years काम किया दूरदर्शन में, और चित्रहार, चित्रगीत, और बस टारगेट वहाँ से मुझे जो है कि मुझे सिंगिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ सिंगर्स को देखती थी। सिंगर्स की जो लाइफ है, जो लाइमलाइट है, वो एक डिफरेंट सा लगता था मुझे जी। तो फिर मैंने सीखा भी, और साथ साथ में वैसे मैं BSc मेडिकल हूँ और साथ में मैं सीखती थी। क्या बात है। क्योंकि सारी घर की जो फैमिली है वो मेडिकल लाइन में है, तो उनको ये था कि 10th में अच्छे नंबर आ गए हैं साइंस में तो मेडिकल रखवा दो, तो +1 में मेडिकल रखवा दिया और फिर BSc करते रहे और साथ साथ में मैं सीखती थी। क्या बात और है। यूथ फेस्टिवल और धीरे धीरे प्रोफेशनली गाने लगी जैसे। जी डॉनी जी, अभी हमने आपका एक गीत सुना था काला डोरा, और जैसा कि आपने कहा कि आपको वो बचपन से शौक था कि टीवी पे दिखना है मुझे, हाँ जी। तो जो वो गीत है उसका जो वीडियो है वो भी बहुत खूबसूरत है, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और उस गाने को भी एक बार सुने। देखिए ये गीत सुनने में जितना मधुर कुछ टाइम पहले लग रहा था, उतना ही खूबसूरत इसका चित्रण भी किया गया है। अब देखिए ये गीत तो आप ही का है, आप दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, तो इस गीत के बारे में हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज हमारे पास सिंगर भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र भी है, तो जो एक गीत बनाने का प्रोसेस है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। ओके जैसे हमारे पास अगर इस गाने की बात करें तो ये लिरिक्स मुझे जैसे फोक है, ये पुराना हिमाचल का ये मिला, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे ये गाना है। और साथ में हमारे को सिंगर मोहित गर्ग जी तो इन्होंने जैसे ये कंपोजिशन और ये लिरिक्स दिए, तो ये गाना हमने बहुत पहले से बना रखा था, पर एक होता है ना, एक फील होता है गाने का, ये जब गाना स्टार्ट होता है तो वो भेड़ बकरियां आती हैं और जो इसकी बीट है वो गद्याली टाइप की है ना, तो फिर जहन में वो चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसी ड्रेस होनी चाहिए और ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, और म्यूज़िक तो आपको पता है अगर गद्याली बोल दिया तो इन्होंने टिपिकल गद्याली ही बनाएंगे उस चीज़ को। तो इसका वीडियो जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो भी मैंने खुद डायरेक्ट किया है। क्या बात है। और ज़्यादातर मेरे सॉन्ग्स की वीडियोस जो हैं वो मैं खुद ही डायरेक्ट करती हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे सिंगर्स के वीडियो भी मैं कर चुकी हूँ अभी तक। यानी कि आप केवल सिंगिंग तक ही सीमित नहीं है, आप डायरेक्शन
और भी बहुत सारे काम जो एक म्यूजिक से जुड़े हैं वो आप अच्छे से निभा लेती है। कहते हैं ना कि परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा भी देती हैं और बना भी देती हैं। तो जब कोरोना टाइम था ना जी। तो घर में बिल्कुल फ्री थे, सारे कलाकार ऐसे बैठे थे। गाने तो हम स्टूडियो में बनाते रहते थे, पर अब वीडियो कैसे करें, और वीडियो के लिए किसी को बुला नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो बस फिर हमने एक कैमरामैन बुलाया और मतलब वीडियो मैंने शुरू किया। हमारा पहला वीडियो जो मैंने खुद किया था वो डमरू शिव भजन था वो जी। तो वहाँ से शुरू किया। वो जब लोगों ने देखा कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, तब लोगों ने जो म्यूज़िक बनाने आते थे फिर उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारा वीडियो भी बना दो। क्या बात है, यानी कि आप दोनों की जो ये फैमिली है ये पूरा पैकेज है। आप गीत भी गा लेते हैं और साथ में कंपोज भी कर लेते हैं। अब देखिए आपने गीत की बात कर ली है तो हमारे दर्शक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई गीत नहीं सुना है, तो ये जो डमरू वाला गीत जो आप कह रहे हैं अगर यही सुना दें हमारे दर्शकों को। हाँ जी, ये भजन है। भजन मैं आपको जैसे पहले भी सुना चुकी हूँ, तो मैं आपको अपना कोई एक और गीत सुनाती हूँ ना, फोक गुजरी दी पिंग में। ओके। उच्चियां लम्मियां टालियां जो है, उच्चियां लम्मियां टालियां जो है, विच गुजरी दी पिंग बमाया हानियां जो है, विच गुजरी दी पिंग बमाया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और देखिए जिस तरह से आप इनका साथ निभाते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत है। गोगी जी, अगर हम आपसे जानना चाहें, आप एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बहुत से गीत हैं जिनके पीछे आप ही हैं, आपकी वजह से वो आगे आए हैं, तो आप कोई ख़ास विचार या ख़ास इमोशन या कोई थीम लेकर के गीत बनाना चाहते हैं कि आप किस तरह के अपने गीतों के माध्यम से किस तरह का संदेश दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं ये सभी हिमाचल वासी जितने भी मेरे म्यूज़िक लाइन में हैं लोग, म्यूज़िक डायरेक्टर है, सिंगर है, जो भी मतलब म्यूजिशियंस है, इनको बताना चाहता हूँ कि मतलब कि जो हमारा गीत है, जो फोक है, जो हमारा, उसको फोक की तरह रहने दो। फोक की तरह मतलब उसमें कोई ऐसा वेस्टर्नाइज ना करो जी, ठीक है। अगर उसमें किसी गीत में ना कोई जैसे फ्लूट है तो फ्लूट चाहिए, उसमें ब्रास मत बजाओ। ये चीज़ मैंने देखा है, मैंने सुना हुआ, चलो जो होता है ना दिल में कि ये गलत है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमें भी 30 इतना टाइम हो गया इस लाइन में, तो हमने काफ़ी रिकॉर्ड किया, हमने कई अच्छे स्टूडियो में भी गए, सुना है, बाहर भी गए, तो ये खुद को फील होता है। तो कई बार बुरा लगता है, देखो जहाँ फ्लूट बजनी वहाँ फ्लूट बजनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ फ्लूट वहाँ ब्रास बजता है, तो वो तो नहीं, वो गलत है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे जो इतने हिमाचल के सॉन्ग्स हैं, कितने मिठे हैं, चंबा का फोक है, बिल्कुल, हमारा सिरमौर का है, हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी का है, कांगड़ा के सॉन्ग है, तो कितने अच्छे गीत हैं, बहुत अच्छे गीत है। पर तो अब जो आ रहा है ना ट्रेंड, वो थोड़ा नहीं है, उसको सोच समझ के नहीं बना रहे हैं वो लोग जी, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद एक, मुझे मालूम है, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मैं सोच रखता हूँ, अगर मैं एक गीत बनाता ना तो मेरे को कम से कम 3 दिन तो सोचना पड़ता है कि इसमें मैंने करना क्या है, ये सॉन्ग क्या मांग रहा है ना। ये थोड़ी भी कि एक दिन में आए, रिकॉर्ड किया, हाँ जी, 2 शाम को गाना दे दिया तो वो गलत है ना जी। तो बस यही है कि अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो उसको, जैसे हमारा हिमाचल की मतलब इतना खूबसूरत हमारा हिमाचल है ना, जो हमारे यहाँ के खूबसूरत गीत है, तुमको उनकी जो बैकग्राउंड में म्यूजिक हो, दोनों को अच्छा बनाओ उसको, बिल्कुल, कि लोग देखो अब बाहर से आते हैं, बॉलीवुड से आते हैं, तो हिमाचल में शूट करते हैं। मैक्सिमम हमारे बॉलीवुड में हिमाचली सॉन्ग हैं, कहीं आप सुना होगा जी, है ना, पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, देखो वो भी सुना होना, मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग है, तो उसी को वहाँ पर उसको अच्छा बनाओ। ये तो मतलब यही बोलने का मतलब है कि जो हमारा फोक है उसको फोक की तरह रखो उसको जी, और उसमें म्यूज़िक मीठा डालो, जो हाँ रिक्वायरमेंट फ्लूट की हो फ्लूट डालो, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी को करो, उससे मतलब छेड़खानी मत करो। हाँ करो, आप अपना करो, कुछ अलग से करो, तो मतलब उसको ज़्यादा वो मत करो,
जी है ना, बस यही कहना है मेरा। जी, बस, यानी कि हाँ जो जी। फोक का असली फ्लेवर है हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें रहने दे, उसके हाँ साथ जी, हाँ जी। छेड़खानी ना करते हुए जी, जी। अपना अगर कुछ नया बनाना चाहते हैं हाँ तो जी। उसे बनाए। जी जी, जी। डॉनी जी, अगर आपसे हम इस बारे में जानना चाहें, आपने काफ़ी समय से आप म्यूज़िक लाइन में जुड़ी हुई हैं, तो आपकी इस विषय पर क्या विचार हैं? या अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने पंजाब का कल्चर भी देखा है, हिमाचल का कल्चर भी देखा है, इसमें आपको क्या लगता है कि फोक का महत्व कितना है किसी भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? फोक का बहुत ज़्यादा महत्व है एक्चुअली। अगर हम अगर किसी स्टेट को देखते हैं ना, तो सबसे पहले जहन में वहाँ का फोक आता है। बिल्कुल। अगर हिमाचल को देखेंगे तो फोक आएगा सबसे पहले, पंजाब को देखेंगे तो फोक आएगा सबसे पहले। इसलिए हर कलाकार की जिम्मेवारी भी यही बनती है कि अपने फोक को, अपने कल्चर को साथ लेके चलें। अगर आप नए ज़माने का कुछ करना भी चाहते हैं तो उसको नया बनाएं, नए लिरिक्स हों, नया म्यूज़िक हो, वो एक अलग एक पहचान देता है। पर अगर आप फोक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो कि एक टिपिकल फोक सॉन्ग है, उसमें आप वेस्टर्नाइज बना के उसको पेश कर रहे हो, तो हाँ वो चीज़ें चलती हैं, पंजाब में बहुत चलती हैं। जैसे पुराने सिंगर्स थे जमला जट जी, चमकीला जी, इनके गानों को रीमेक करके वेस्टर्नाइज करके सुनाया गया। पर वो कहाँ सुनाया गया? ज़्यादातर वो गाने चले बाहर, यूके, अमेरिका, मतलब आउट ऑफ इंडिया चले। हमारे पंजाब में जो है वो बाद में सुनाए गए ये गाने। तो पहले तो वही टिपिकल फोक, ढोलक और चिमटा और हारमोनियम ही चलता था। और हिमाचल की मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ये खूबसूरत है, जितना इसका कल्चर खूबसूरत है, पुराने गाने हम सुनते हैं जैसे माए नी मेरी ये चंबे दी राय, है ना, ये ऐसे सॉन्ग्स, पर इस टाइम पे ना मतलब लिरिसिस्ट है ही नहीं है। पुराने गानों को लोग उठा रहे हैं और नए तरीके से बना रहे हैं, पर नए लिरिक्स कहाँ हैं? मैंने ऐसे मतलब पानी दी टंकी से ऊपर कुछ सुना नहीं है अभी ना कुछ। मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ नया, जैसा वो फोक था वैसे लिरिक्स थे, दोबारा से कुछ वैसा आए। तो मैंने भी कोशिश की थी एक गाना लिखने की, पर मैंने कुछ नया किया था, वो फोक से रिलेटेड नहीं था। और मेरे जहन में ये होता है कि जैसे हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो देखो कहाँ पहुँच गई, वर्ल्ड वाइड, है ना। हरियाणा इंडस्ट्री हमारे सामने सामने ही बहुत राइज करेगी, और हमारी हिमाचली इंडस्ट्री राइज नहीं कर पा रही। वो क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि नए लिरिक्स नहीं है, नया एक्सपोजर नहीं है। अभी तो फोक को लेकर आ रहे हैं, रील्स के माध्यम से हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। अब तो अवेयर हो गए हैं जो यंगस्टर्स हैं कि अपने फोक को आगे लाना है। पर सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगती है वो यहाँ लिरिक्स की लगती है। बॉलीवुड से लोग आते हैं, यहाँ फिल्में बनाते हैं, पुरानी फिल्में भी यहीं बनी है, और नई जो आप हाईवे भी देखते हो वो शिमला मनाली, यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ से फ्लेवर सारा चुराते हैं और वहाँ जाके वो पैसे कमाते हैं। तो हम हिमाचलियों को चाहिए कि जो हमारा जो ये एक कहते हैं कि दौलत है, ये धन दौलत है, इसको संजो के और संभाल के रखो, और इसको मतलब इस तरह से दुनिया के आगे लाओ कि दुनिया देखे, अकेला हिमाचल में ना रहिएगा। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हमारे गीतों को संजोने की जो जिम्मेदारी है, जो हमारी संस्कृति को संजोने की जिम्मेदारी है, वो हमारी है, और उसी को हमें आगे लोगों से भी साझा करना है। तो एक छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभा देते हैं आपसे, एक कोई गीत सुन करके जो हमारा यहाँ का लोकल गीत है। अच्छा, लोकल गीत है। बिल्कुल। मैंने जैसे पुराने सिंगर्स बहुत सुने हैं हिमाचल के, और मुझे एक वो आपके दूरदर्शन में ही मैंने उनकी पहली बारी पिक देखी है, गंबरी देवी जी। और ये लेजेंड सिंगर्स हैं जिन्होंने फोक को उसी तरह से रखा है ना। तो इनका एक सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, खाना पीना आनंद लेना। जी। ओ खाना पीना आनंद लेनी, ओ गंबरी खाना पीना आनंद लेनी, ओ खाना पीना आनंद लेनी, ओ गंबरी खाना पीना आनंद लेनी हो। ओ नचने जो नच गई बंदल दी गंबरी, नचने जो नच गई बंदल दी गंबरी, ओ ढोलकी बजाई गया संता, ओ कीबोर्ड बजाई गया गोगी, ओ गंबरी खाना पीना नंद लेनी हो। क्या बात है, क्या बात है डॉनी जी। और ये जो जुगलबंदी अभी यहाँ पर हुई है ये भी बहुत खूबसूरत थी। और क्या घर पर भी आपका ऐसा ही माहौल रहता है? आप लोग
गीतों के उसमें ही रहते हैं, ये कंपोज करते हैं, आप गाते हैं? बिल्कुल, हम ना मतलब दुनिया से बहुत कटे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, हम ना स्टूडियो के अंदर रहते हैं जी। और मुझे मतलब जैसे होता ही है लेडीज़ का गली मोहल्ले में जाना और ग्रुप्स में बैठना, वो मेरी मम्मा ने भी नहीं ये किया और मुझे भी इस चीज़ की आदत नहीं है। मतलब मुझे ग्रुप्स में बैठना और किसी से तालमेल ऐसा मेरा है नहीं है जी। क्योंकि म्यूज़िक से है, जिसने म्यूज़िक को अपना लिया ना तो बिल्कुल। उसके लिए सारी दुनिया बस यही है। बिल्कुल। तो फिर हम स्टूडियो में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, नई कंपोजिशंस होगी या फिर जो सिंगर्स हमारे पास आते हैं उनके गाने हम बनाते हैं और वीडियो पे डिस्कशंस होती हैं या फिर जो बन चुके हैं उस पे हम एडिट करते हैं और बस ऐसे ही हमारा दिन गुजर जी, जाता है। यानी कि पूरा माहौल संगीतमय रहता है आपके हाँ जी। घर पर। देखिए, आपने बात की कि आपका खुद का स्टूडियो भी है और आपने बहुत से लाइव स्टेज शोज़ किए हैं, बहुत ही अलग अलग जगहों पर जाकर स्टेज शोज़ किए हैं। तो एक कलाकार के लिए जो एक लाइव स्टेज शो का एक्सपीरियंस रहता है और जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस रहता है, वो किस तरह से अलग रहता है? और अगर आपसे ही हम पूछे जानना चाहें, आपको कहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर लगता है? वैसे तो दोनों एक्सपीरियंस एक बराबर होते हैं। जो स्टेजेस है ना, स्टेजेस पे आप गाते हो और दर्शकों के ऑडियंस के रूबरू होते हो, जी। उसमें आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है, तालियां, हूटिंग, सीटियां, ये सब कुछ। और ये जो है ना एक कलाकार की जिसे कहते हैं कि खुराक है, डाइट है, बिल्कुल, ये मिलेगा उसको स्टेज पे तो उसको स्टेज अच्छा लगेगा। और स्टूडियो की बात करूं तो स्टूडियो में भी अगर आप स्टूडियो में अच्छा गाओगे ना, जैसे वहाँ वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन रिकॉर्डिंग होती है जी। तो वहाँ अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तो क्योंकि स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है वो लोगों ने आगे 15 साल, 20 साल, 50 साल भी सुनेंगे। बिल्कुल। पर जो स्टेज की है वो एक बार आप गा के निकल जाओगे। स्टेज जो है एक कलाकार के लिए एक खुराक है, पर जो स्टूडियो है ना वो लाइफ टाइम के लिए मतलब सुनने को उसके मिलते साथ हैं। रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। बहुत ही आपने खूबसूरती से ये जो स्टेज और लाइव का स्टेज और स्टूडियो का डिफरेंस है वो हमें बताया है। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि मैं पैसे इकट्ठे करती थी एक ट्रैक करने जी, के लिए जी। ना, तो ट्रैक मेरा नहीं आया था पर मैंने प्रोफेशनली गाना भी शुरू कर दिया था। और विदाउट ट्रैक मेरा मतलब जैसे मैं अपने एरिया में तो गाती थी और सबसे पहला मेरा जो शो था वो मैं इंडिया से बाहर भी गई, क्या बात मस्कट, सल्तनत ओमान, और वहाँ मेरा शो था। एज ए पंजाबी सिंगर मुझे बुलाया गया था। एक्चुअली वो भोजपुरी विंग था। होशियारपुर से हरजीत सिंह मठारू जी हैं जिन्होंंने ये मौका दिया था मुझे जी। और वो शो भी मेरा बहुत हिट रहा। फिर मैं दुबई भी गई हूँ। मतलब आज से कोई 2008 में मैं मस्कट में थी जी। और अब जो टाइम है वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ता है। तो बिल्कुल। ये अभी ना हम कर नहीं पा रहे हैं कि जैसे इंस्टा पे ये चीज़ें अभी नई नई है हमारे जी। लिए। जी, धीरे धीरे हमें पूरा यकीन है जिस तरह से आपने वो सफ़र तय किया है, सोशल मीडिया का सफ़र भी आप ज़रूर तय कर लेंगी। और देखिए, हम हिट शोज़ की बात कर रहे थे। एक आपका गीत जो है वो काफ़ी हिट हुआ था और काफ़ी लोग, अभी भी ऐसा गीत है कि उसको सुनकर एकदम नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, डीजे वालिया। हाँ जी। वो हम आपसे थोड़ा सा ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी, ये डीजे वाले अभी बस 1.5 से 2 मंथ ही हुए हैं इस सॉन्ग को आए हुए और ये दिशु फौजी जी ने मेरे साथ गाया है। एक्चुअली उन्हीं का सॉन्ग है, उनके चैनल पे है जी। और मैंने उनके साथ गाया जी। है और ये लिखा मैंने था और कंपोज भी मैंने किया था। क्या बात है। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ, एफ शार्प माइनर। ओ डीजे वालिया, ओ डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। ओ डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। मिंजो नचदी जो थोड़ा थोड़ा होर तू नचा। डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। ओ डीजे वालिया, ओ डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। मिंजो नचदी जो थोड़ा थोड़ा होर तू नचा। डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। नणदा नचियां भाबियां नचियां, नचियां चाचियां ताइयां। नणदा नचियां भाबियां नचियां, नचियां चाचियां ताइयां। डीजे तेरी दी धमका ने अज बड़ियां रौनकां लाइयां। डीजे वालिया, ओ डीजे वालिया, डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। मिंजो नचदी जो थोड़ा थोड़ा होर तू नचा। डीजे वालिया, ओ भाइया मेरा गाना ते चला। हट जाओ चिड़ियो हुण असां दी बारी।
पिया पी लिया बोतल पीली नचना राती सारी वो डीजे वालिया वो पाइया साडा गाना तुझे ला सांझो चढ़िया सरूर थोड़ा होर बिन चा बहुत ही खूबसूरत। और देखिए सुबह सुबह ना एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें पूरा यकीन है कि ये गीत सुनकर अब हमारे दर्शकों में एकदम एनर्जी आ गई होगी और उनका दिन जो है वो बढ़िया गुजर जाएगा। गीत से पहले हम डॉनी जी बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में। देखिए हर चीज़ के बारे में कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया आ गई है, लोगों के लिए थोड़ा इसका शायद फ़ायदा हुआ होगा और थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी रहते हैं। तो एक सिंगर के पर्सपेक्टिव से हम जानना चाहेंगे सोशल मीडिया ने कितनी मदद की है और इसके क्या कुछ नुकसान जो रहे हैं। सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा मदद है मतलब कलाकारों में और सिंगर्स के लिए। जैसे कि पहले होता था कि जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ट्रैक करना था तो मैं पैसे इकट्ठे करती थी और मैं एक ट्रैक करूँगी, फिर कंपनी ढूंढती थी कि कंपनी मुझे चांस देगी। तो पहले कंपनीज़ के दरवाजे पे जाके कलाकारों को, जिसको कहते हैं ना, नाक रगड़नी पड़ती थी कि हमारा एक ट्रैक कर दो ना। और क्योंकि ना तो नॉलेज होता था और ना ही सोशल मीडिया था। और जब सोशल मीडिया आया है ना तो सबके पास हाथ में अपना टीवी है एक हिसाब से और अपना चैनल है। आप अपना गाना बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, अच्छा लगेगा लोगों को तो वो वायरल हो जाएगा और उससे आपको काम भी मिलेगा। तो ये सोशल मीडिया का फ़ायदा है। और इसके अलावा हम जो हैं कि सिर्फ अपने हिमाचल में या पंजाब में या इंडिया में ही नहीं, हम बाहर भी बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं। तो इसी के माध्यम से मैंने अपाचे इंडियन के साथ भी गाया, यूके में डुएट गाया था मैंने। क्या बात और मतलब यूके में मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं बट वो ट्रैक्स ही रहे, उसके वीडियोस नहीं बने अभी। तो रिलीज़ उन्होंने उसी तरह से कर दिए। तो इसके ड्रॉबैक्स ऐसे हैं, ये जो सोशल मीडिया है, कि जो कलाकार मेहनत करते हैं ना उनको वो पूरा नहीं मिल पाता है। वो किनको मिल जाता है, रील और रियल आर्टिस्ट में कहते हैं ना फ़र्क होता है। जी। तो मतलब जो लोग सिंगर भी नहीं हैं, जो परफॉर्मर भी नहीं है, जिन्होंने स्ट्रगल भी नहीं की, वो एक सिंगर का गाना उठाएंगे, उस पर परफॉर्म करेंगे और वायरल हो जाएंगे। और लोगों को सिंगर का पता ही नहीं होता किसने गाया। सिंगर बेचारा प्रमोट करता रहता है कि यूट्यूब में मेरा गाना देखिए, पर वो रील्स वालों को ज़्यादा देखते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। चलो अच्छा भी है कि एक माध्यम से गाना सुनने को तो मिलता है। तो बहुत सारे रील आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो काम अच्छा कर भी रहे हैं। बिल्कुल। तो बस यही है और इससे ज़्यादा तो जी। सुशील जी, सोशल मीडिया जो है ये टेक्नोलॉजी का एक नया, जो हम कह सकते हैं नई युग की टेक्नोलॉजी है और इसका सब फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम म्यूज़िक कंपोजिशन में टेक्नोलॉजी की बात करें तो कितना फ़ायदा हुआ है नई टेक्नोलॉजी के आने से? कंपोजिशन, डायरेक्शन में आपकी किस तरह से टेक्नोलॉजी ने सहायता की है? देखिए, मैंने काफ़ी टाइम से, जब हमारे टाइम में, अभी हमारे टाइम में, तो जब पहले काम करते तो जैसे कि रिकॉर्डिंग पे स्टूडियो में 4 ट्रैक होता था। 4 ट्रैक में काम करते थे, उसमें म्यूजिशियन भी काम कर रहा है, मतलब एक गिटार, कीबोर्ड इकट्ठा सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सब एक साथ, ठीक है, 4 ट्रैक में। क्योंकि 4 ट्रैक थे, उसके बाद 8 ट्रैक आया, फिर वही सिस्टम था, बेस, गिटार, लीड, कॉर्ड, गिटार इकट्ठा रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अब जो आया है, जो चेंज हो गया है डिजिटल, मतलब अब सारा जिसमें हम 200 ट्रैक 300 ट्रैक जितने भी ले सकते हैं उसको, जी, है ना। तो ये फ़ायदा ही जी कि अच्छा काम हो रहा है, डिजिटल काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी हाँ ने जी, बड़ी अच्छा हुआ और थोड़ा काम भी बढ़ा और थोड़ी उसमें क्वालिटी भी आई, वो उसमें ऑडियो में क्वालिटी आई, मतलब अच्छा काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो गुड, जैसे जैसे आगे स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम होता जा रहा जी, है। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो
डॉनी राणा जी और सुशील जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतने मधुर गाने हमें सुनाए, आपने हमें म्यूज़िक कंपोजिशन और डायरेक्शन की बारीकियां समझाई, Thank you. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, अभी हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप दोनों यहाँ पे हैं और दर्शकों को हम एक गीत ना सुनाए, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो दर्शकों, आप बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ और जाते जाते सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये गीत। गीत गाने से पहले मैं भी आपका थैंक यू कर दूं, क्योंकि पता नहीं आप फिर मौका देंगे या नहीं देंगे ना। तो ऐसा है कि मैं आपको और आपकी पूरी टीम को कहना चाहूँगी, नमस्ते हिमाचल की पूरी टीम को, कि वधदे रहो वधाइयां लैंदे, खुशियां दे सरताज तुसी, वधदे रहो वधाइयां लैंदे, खुशियां दे सरताज तुसी, रहंदी दुनिया तक करोगे सब दे दिल ते राज तुसी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गाना मैं आपको एक फोक सुनाती हूँ पंजाब का, जिसे सुहाग भी कहते हैं। मदानियाँ।